नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है संविधान डिटेल सीरीज़। इस सीरीज़ में हम भारतीय संविधान को डिटेल में टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज हमारे संविधान की 23वीं क्लास हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक संबंध थे उनको कवर किया। उससे पहले जो उन दोनों के बीच में विधायी संबंध थे उनको वहां पर कवर किया। आज के वीडियो में हम केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संबंध हैं उनको यहां पर देखने वाले हैं। वित्तीय संबंध के अंतर्गत आपसे वित्त आयोग को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आता है। वित्त आयोग के गठन को लेकर, उसकी संरचना को लेकर, उसकी सिफारिशें किस आर्टिकल में हैं, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये बताता है कि ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे राज्यों के द्वारा वसूले जाएंगे, या ऐसे टैक्स जो राज्यों के द्वारा वसूले जाते हैं और राज्य ही उनको लगाता है। इनके आर्टिकल पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में वित्तीय संबंध से संबंधित सभी जानकारियों को टू द पॉइंट सिंपल भाषा में मैं आपको यहां पर समझाते हुए चलूंगा। साथ में आपातकाल के दौरान क्या वित्तीय स्थिति बनती है केंद्र और राज्यों के बीच में, उसको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे संविधान की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने संविधान निर्माण से शुरू किया था, विभिन्न अधिनियमों को कवर किया था। उसके बाद हम संविधान सभा को कवर करते हुए मौलिक अधिकारों को, डीपीएसपी को, मौलिक कर्तव्यों को, राज्यों के पुनर्गठन को करते करते यहां तक पहुंच गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि वित्तीय संबंध संविधान के किस भाग में बताए गए हैं। तो संविधान का भाग 12 और आर्टिकल 268 से लेकर 293 ये आपके केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों से जुड़ा हुआ है। जो भाग 12 है वैसे तो इसकी शुरुआत 264 से होती है और यह भाग आपके आर्टिकल 300 तक जाता है, लेकिन 264 में केवल इंट्रोडक्शन दिया गया है। जो आर्टिकल 265 है वो ये कहता है कि बिना किसी कानून के कोई भी सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि से संबंधित है और आर्टिकल 267 हमारी आकस्मिक निधि से संबंधित है। ये दो आर्टिकल बहुत बार आते हैं, ये संचित निधि से, ये आकस्मिक निधि से। लेकिन जो टैक्स का राजस्व का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, वो 268 से लेकर 293 के बीच में दिया गया है। तो इन आर्टिकल्स को भी साथ में नोट कर लेना। संचित निधि और आकस्मिक निधि पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। राजस्वों का वितरण किसके माध्यम से होता है वो हम आज यहां पर देखेंगे। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी किस अधिनियम में यह बात आई थी कि जो वित्तीय संसाधन हैं केंद्र और प्रांतों में बांटे जाएंगे, 1935 के अधिनियम में। और इसी प्रोविजन को, ये जो अवधारणा है कि बंटवारा किया जाएगा, सारा पैसा ना केंद्र को मिलेगा ना राज्यों को मिलेगा, उनका बंटवारा होगा, यह अवधारणा इस अधिनियम से आई और इसी से हमारे संविधान में इसे लाया गया, ठीक है। वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है। हमने ये देख लिया कि इनके बीच बंटवारा होगा। कहां से आया है? 1935 के अधिनियम से। बंटवारा किसकी सिफारिश पर होगा? यह कहेगा वित्त आयोग के सिफारिश पर, उनके सुझाव पर। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है कि केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा, वित्तीय राजस्व का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। विकल्प दिए जाते हैं नीति आयोग की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, इस तरीके से। तो राजस्व का बंटवारा वित्त आयोग के सुझाव पर, इनकी सिफारिश पर होता है, ठीक है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से अर्थ यहां पर यह है, इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। उसका निर्माण कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव के तहत किया गया है, ठीक है। जबकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है। मैं आपको साथ साथ में सिंपल लैंग्वेज में बताते हुए चलता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं और बन सकते हैं। आपको कुछ संगठन दे देता है, कुछ आपको आयोग दे देता है और कहता है इनमें से
कौन संवैधानिक संस्था है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका उल्लेख भी संविधान में है, यह आपका एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसी एक लाइन में आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, कितने वर्षों के लिए होता है और कौन करता है, तीनों पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था और इसकी अवधि 1952 से लेकर 57 थी। गठन 51 में हो गया था, अवधि 1952 से 57 थी। कई बार गठन का वर्ष पूछता है, कई बार उसका टाइम पीरियड पूछता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, ठीक है। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। यह क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि वित्त आयोग कितने सदस्यों का एक आयोग है, तो टोटल 5 होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 आपके बाकी सदस्य। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत की संसद के द्वारा किया जाता है, यानी कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है वित्त आयोग का सदस्य बनने के लिए। संसद के द्वारा डिसाइड किया जाएगा किसे नियुक्त करना है, किसे नियुक्त नहीं करना है, ठीक है। योग्यता के बारे में सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। यह क्वेश्चन भी आता है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें किसको देता है। ऑप्शंस दिए जाते हैं, वित्त मंत्री को देगा, वित्त मंत्रालय को देगा, वित्त सचिव को देगा, या राष्ट्रपति को देगा, या संसद में रखेगा। इस तरीके से यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति फिर उसे संसद में रखवाता है। तो यह हमने वित्तीय संबंधों के बारे में बात करी कि कहां से लाया गया है, कौन इनके बीच बंटवारा करता है, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त आयोग करता है, और फिर हमने वित्त आयोग के बारे में यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन को जाना, ठीक है। राजस्व शक्तियों का आवंटन। अब राजस्व शक्तियां यानी किस सूची के विषय पर किसको अधिकार है राजस्व एकत्रित करने का, उसके ऊपर टैक्स लगाने का। 4 हमारे पास प्रमुख सूचियां हैं, 3 तो हमारी मेन सूची है और एक आपकी अवशिष्ट सूची है। अवशिष्ट सूची के बारे में जब हमने इन तीनों सूचियों को डिटेल में पढ़ा था, जब हमने विधायी संबंधों को देखा था, केंद्र राज्य के जो विषय इन तीनों में शामिल नहीं हैं वो अवशिष्ट सूची के विषय माने जाते हैं। संघ सूची के विषयों पर राजस्व लगाने का या टैक्स लगाने का अधिकार किसको है, संसद को है। राज्य सूची के विषय पर राज्य विधायिका को है। समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य विधायिका दोनों को यह अधिकार है, और अवशिष्ट सूची पर भी संसद को अधिकार है। सेम वैसा ही है जैसा कानून बनाने पर था कि राज्य संघ सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों बनाएंगे, अवशिष्ट पर केंद्र बनाएगा। वही चीज टैक्स लगाने पर भी लागू होती है। वहां पर भी हमने एक बात को डिटेल में समझा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं, लेकिन भारत में यह संसद यानी केंद्र को प्राप्त है, ठीक है। तो आवंटन हमने देख लिया किस सूची पर कौन कानून बनाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनको जानेंगे यहां पर। कराधान शक्तियां यानी टैक्सेशन पावर, टैक्स लगाने की शक्तियां। देखिए अब यहां से आपके आर्टिकल पूछे जाते हैं कि यह बात किस आर्टिकल में कही गई है, इस बात का प्रावधान किस में किया गया है। इस तरीके से मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलूंगा, नोट करते हुए जरूर चले, चाहे आप सिंपल लैंग्वेज में बनाते हुए चले जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, चाहे आप क्वेश्चन की फॉर्म में बनाते हुए चले कि ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। कराधान शक्तियों में पहला आर्टिकल है आर्टिकल 246। इसके तहत संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होता है, राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होता है। देखिए आर्टिकल 246 हमारा संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची से संबंधित है। जब जीएसटी आया, जीएसटी में आपके 3 प्रकार के टैक्स थे, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और आईजीएसटी केंद्र लगाएगा और एसजीएसटी आपका राज्य लगाएगा। 246 में जहां पर तीनों सूचियां हैं वहीं पर इनको डाला गया। फिर आता है आर्टिकल 248। यह बताता है कि कौन से विधानमंडल के पास कौन से अधिकार होंगे, किस विधानमंडल को कौन कौन सी शक्तियां दी जाएं, वो आपको आर्टिकल 248 में देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 269। इसके तहत पहले जो अंतर्राज्यीय लेन देन होता था उस पर कर केंद्र लेता था और उसे राज्यों में बांट दिया जाता था।
269 को लेकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करेंगे, यह आपके अंतरराज्य लेन देन से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, अंतरराज्य लेन देन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 269। इस आर्टिकल के तहत जो टैक्स वसूला जाता था पहले, वह केंद्र वसूलता था और फिर उसे राज्यों में बांट देता था। अब आर्टिकल 269 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है 269A, और इसमें आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है। आईजीएसटी जैसा आप जानते हैं अंतरराज्य लेन देन से संबंधित है, तो इसका उल्लेख 269A में किया गया है। अब अगर वस्तु बाहर से आती है तो सीमा शुल्क तो उस पर लगेगा ही, साथ में आईजीएसटी भी लगेगा। तो आईजीएसटी का प्रावधान किसमें है और इसे कौन लगाता है? हमने ऊपर देखा आईजीएसटी केंद्र लगाता है और इसका प्रावधान 269A में है। ठीक है, ये आपके जीएसटी के अंतर्गत के टैक्स हैं। जीएसटी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि हम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी के लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था और इसी के साथ जीएसटी परिषद का गठन भी किया गया। जीएसटी परिषद आपके 33 सदस्यों की एक परिषद है, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसमें सभी 28 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू के इसमें वित्त मंत्री होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होता है वो भी इसमें शामिल होता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसे कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। इसी के तहत आपके 3 प्रकार के लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी के बारे में हमने जाना 269A में शामिल है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 270। इसके तहत जो टैक्स केंद्र लगाता और वसूलता था उसे राज्यों में बांट दिया जाता था। यानी 270 में आपके कौन से टैक्स के बारे में बताया गया है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि आपके कौन कौन से कर हैं जो केंद्र लगाता है, कौन कौन से हैं जो राज्य लगाता है। इनकी सूचियां आप जब टाइम पर रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहां से नहीं बनते, बहुत रेयर चांस होता है। 1-2 पेपर में बने हैं, लेकिन वो ज्यादा आपके इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए पेपर होते हैं। जनरल पेपर में बहुत रेयर चांस है कि आपसे क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा टैक्स है जो केंद्र लगाता है, वसूलता है और राज्यों को देता है। सिर्फ आर्टिकल पूछे जाते हैं कि इस व्यवस्था का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो केंद्र के द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले कर और राज्यों में बांट दिए जाने वाले कर 270 में दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जब जीएसटी लागू किया गया तो एक छोटा सा चेंज किया गया। अब जीएसटी से जो राजस्व एकत्रित होगा उसमें केंद्र का जो आधा हिस्सा होगा वह कर भी विभाज्य पुल का हिस्सा बनेगा और वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले जीएसटी के लागू होने से पहले जो टैक्स केंद्र लगा रहा था और वसूल कर रहा था और राज्यों में बांट रहा था 270 के तहत, अब वो टैक्स जीएसटी के अधीन लगेगा, यानी आईजीएसटी और सीजीएसटी। उसे भी केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा और फिर राज्यों में बांट देगा। 270 आपका ये कहता है। ठीक है, तो ये कुछ टैक्स की पावर्स हैं जो हमने यहां पर देखी लगाने की। कुछ राज्यों की भी पावर है टैक्स लगाने की, अब उनको देखते हैं। राज्यों की कराधान शक्ति पर नियंत्रण, यानी राज्य किस किस पर टैक्स लगा सकते हैं, किस किस स्थिति में, कौन से आर्टिकल से, वो देखिए। पहला आर्टिकल है 276। आर्टिकल 276 में यह प्रावधान है कि हर राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों के पर कर लगा सकता है। जो 246 में कहा गया है कि राज्य सूची के विषयों पर राज्य लगाएगा, वही 276 में भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में जो उसके अधिकार हैं, जो विषय हैं, उन पर टैक्स लगा सकता है। 276। ठीक है, दूसरा है 286। इसके तहत राज्य की विधायिका समाचार पत्रों के अलावा शेष वस्तुओं के क्रय विक्रय पर टैक्स लगा सकती है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समाचार पत्रों के अलावा सभी वस्तुओं पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को प्राप्त है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 286 में है। कुछ अपवाद है जिन पर वो नहीं लगा सकता, जैसे राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर नहीं लगा सकता, राज्य के अंदर जो चीजें होंगी उन पर। भारत में आयात में निर्यात की स्थिति में वो टैक्स नहीं लगा सकता। अगर कोई चीज भारत के बाहर से आ रही है या भारत से बाहर जा रही है तो भी राज्य उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। संसद द्वारा किसी वस्तु को विधि द्वारा, विधि यानी कानून द्वारा, अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य की
विशेष महत्व की वस्तु घोषित किए जाने पर, तब भी राज्य कर नहीं लगा सकता उस पर। और अनुच्छेद 366 में दिए गए विषयों पर भी यही शर्त लागू होती है। तो 366 में जो विषय है उन पर नहीं लगा सकता, राज्य के बाहर अगर क्रय विक्रय हो उन पर नहीं लगा सकता, आयात निर्यात का केस हो उन पर भी नहीं लगा सकता। इन कंडीशन के अलावा और समाचार पत्रों के अलावा राज्य के भीतर सभी वस्तुओं पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को है। ठीक है, 286 में यह बात कही गई है। जो अगला है वो है आर्टिकल 287। इसमें यह प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल विद्युत की बिक्री और उपभोग पर टैक्स लगा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार भी है राज्य सरकार को आर्टिकल 287 के तहत। इसके तहत भी दो कंडीशन है जब वो टैक्स नहीं लगा सकता। अगर उस राज्य में बिजली का उपयोग भारत सरकार कर रही है तब नहीं लगा सकता भारत सरकार के ऊपर। ठीक है, और दूसरा, किसी रेलवे निर्माण के लिए या रख रखाव के लिए रेल कंपनी अगर उस बिजली का इस्तेमाल कर रही है तो भी टैक्स नहीं लगा सकता, क्योंकि रेल राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक है, तो विद्युत के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है केंद्र राज्य सरकार को, किस आर्टिकल में? 287 में। लेकिन कब नहीं लगा सकता? जब भारत सरकार उसका इस्तेमाल कर रही हो। ठीक है, बाकी लोगों पर वो लगा सकता है। तो 287 विधानमंडल को विद्युत पर कर लगाने की शक्ति देता है। ये राज्यों के अधिकार हम देख रहे हैं। इसी के साथ एक और है आर्टिकल 288। यह जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट के बारे में बताता है। ठीक है, जो हमारे नदी जल बांध होते हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उन पे कुछ दशाओं में राज्य टैक्स लगा सकता है, उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 288 में। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 86 और 87 है। 86 वस्तुओं से संबंधित और 87 इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। वर्तमान में संघ सूची के विभिन्न करों के राजस्व का वितरण, ये वाला टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वित्तीय संबंधों के अंतर्गत। इसमें आपके अलग अलग अनुच्छेद हैं जो बताते हैं कि कौन से कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं, कौन उनको जमा करता है और कौन उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, सबसे पहला है आर्टिकल 268, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले लेकिन राज्य द्वारा एकत्रित और प्रयुक्त किए जाने वाले कर, यानी ऐसे टैक्स जो लगाएगा केंद्र सरकार उनको लगाएगी, लेकिन उनको वसूलने का काम और उनका इस्तेमाल करने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। ऐसे टैक्स के बारे में आर्टिकल 268 में बताया गया है। ठीक है, इन करों से प्राप्त होने वाली राशि सीधे ही राज्यों का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि लगाता तो केंद्र है लेकिन वसूलेगा और उसको प्रयुक्त कौन करेगा? राज्य करेगा। संघ राज्य क्षेत्र में एकत्रित होने वाली राशि पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। यह वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल राज्य में तो वो राशि सीधा राज्यों को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर इस आर्टिकल के तहत जो राशि आएगी वो केंद्र को मिलेगी। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो 268 किन टैक्स के बारे में बताता है? केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले और राज्यों के द्वारा वसूले और प्रयुक्त किए जाने वाले कर। सीधा क्वेश्चन आपका यही बनता और पूछता है किसमें यह बात कही गई है? आर्टिकल 268। ठीक है, अगला है आर्टिकल 268 का क पार्ट। इसी में एक पार्ट जोड़ा गया है, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले और केंद्र और राज्यों के द्वारा एकत्रित एवं प्रयोग किए जाने वाले। 268 में केंद्र लगा रहा है लेकिन राज्य उनको वसूल रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। 268 क में केंद्र लगा रहा है, केंद्र और राज्य दोनों वसूल कर रहे हैं और दोनों उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में यह बेसिक डिफरेंस है। इस सूची में केवल सेवा कर जो सर्विस टैक्स है वो इसी सूची में शामिल है। सीधा क्वेश्चन आएगा सर्विस टैक्स का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 268 क में। सेवा कर का अधिरोपण संसद द्वारा किया जाता है। केंद्र इस कर को जमा करता है और इसकी जो प्राप्तियां होती हैं राज्यों में बांट देता है। ठीक है, राज्यों में बांटेगा यानी केंद्र और राज्यों में बांट देगा, कुछ हिस्सा केंद्र का कुछ हिस्सा राज्यों का। अगला है आर्टिकल 269, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले और एकत्रित किए जाने वाले और राज्यों को सौंपे जाने वाले। अब कुछ टैक्स ऐसे हैं वो आर्टिकल 269 में बताए गए हैं जिनको लगाएगा भी केंद्र, वसूलेगा भी केंद्र और फिर राज्यों को बांट देगा। सर्विस टैक्स में क्या था? वसूलेंगे दोनों, प्रयुक्त भी दोनों करेंगे, लगाएगा केंद्र। यहां पर लगाने का काम भी केंद्र का है, वसूलने का काम भी केंद्र का है, लेकिन फिर वो राज्यों को दे देगा। इससे संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, लेकिन इसकी प्राप्तियों को संसद द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा
केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले, एकत्रित किए जाने वाले और राज्यों को दिए जाने वाले टैक्स किस आर्टिकल में है? 269। कई बार दे देता है कि आर्टिकल 268, 268 ए, 269 और बताएगा, एक आपको ऊपर स्टेटमेंट दे देगा, बताएगा इससे संबंधित आर्टिकल बताइए। तो लगभग सभी की भाषा एक जैसी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा वित्तीय संबंध में यही जो आपके आर्टिकल हैं 268, 268 ए, 269, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये राशि भी भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं बनती, सीधा राज्यों को सौंप दी जाती है। संचित निधि का हिस्सा बनने का मतलब यह है कि वो भारत सरकार के अधीन चली गई। ये राशि भारत सरकार के अधीन नहीं जाती, सीधा राज्यों में बांट दी जाती है, ठीक है। अगला है आर्टिकल 270, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले, एकत्रित किए जाने वाले और केंद्र और राज्यों में बांटे जाने वाले। अब 269 में क्या था? सेम यही था, केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा, फिर राज्यों में बांट देगा, उसमें केंद्र का कुछ हिस्सा नहीं होता था। इस आर्टिकल के तहत 270 के तहत केंद्र और राज्यों में वो बांटा जाएगा। 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के बाद अनुच्छेद 270 में नई व्यवस्था करी गई, जिसके अनुसार 3 अपवादों को छोड़कर संघ सूची के सभी कर केंद्र और राज्यों में विभाजित होते हैं। 3 अपवाद हैं, 3 स्थितियों को छोड़कर संघ सूची के अंतर्गत जितने टैक्स लगाए जाते हैं वो सारे केंद्र और राज्यों के बीच में बंटते हैं, ठीक है। इससे पहले जो 80वां संशोधन है, इससे पहले सिर्फ 2 टैक्स ऐसे थे जो दोनों के बीच बांटे जाते थे। एक था आपका कॉर्पोरेट टैक्स और एक था आपका केंद्रीय उत्पाद टैक्स, वो 2 बांटे जाते थे। 80वां संशोधन किया गया 2000 में और इसके तहत यह कहा गया केवल 3 अपवादों को छोड़ दिया जाएगा और संघ सूची के बाकी जितने टैक्स हैं वो दोनों में बांटे जाएंगे। तो 270 किससे संबंधित है? ये वाली लाइन जो मैंने आर्टिकल के साथ लिखी है, चाहे हमने ऊपर 269 देखा, 268 देखा, ये वाली इंपॉर्टेंट है। 3 अपवाद है। पहला, अनुच्छेद 268, 268 का और 269 में निर्दिष्ट सभी कर, इन टैक्सों को छोड़कर, क्योंकि इनके बारे में अलग अलग परिभाषा है। 268 का इस्तेमाल राज्य करते हैं, 268 के का केंद्र और राज्य दोनों करते हैं, 269 का राज्य करते हैं। तो इनको छोड़कर अनुच्छेद 271 के तहत किसी कर या शुल्क पर लगाए जाने वाले सरचार्ज को भी केंद्र सरकार किसी चीज पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, जिसको हम सेस कहते हैं, जिसको हम सरचार्ज कहते हैं। आगे हम इन दोनों में डिफरेंस को भी देखेंगे, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है। इस पे जो ये सरचार्ज है 271 में इसकी व्यवस्था करी गई है, इस पर भी बंटवारा नहीं होता है केंद्र और राज्यों के बीच। ये भी पैसा किसको जाता है? सेस और सरचार्ज का पैसा केंद्र को जाता है। संसद की किसी विधि के द्वारा विशेष प्रयोजन के लिए अधिरोपित कोई सेस, तो ये 3 आर्टिकल के टैक्स को छोड़कर, सरचार्ज और सेस को छोड़कर बाकी संघ सूची के विषयों में जितना टैक्स लगाया जाएगा वो सब में बटेगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। सरचार्ज और सेस का पैसा नहीं बांटा जाता, वो सिर्फ केंद्र के पास जाता है। केंद्र के प्रयोजन के लिए अभिभार। अब हम सरचार्ज के बारे में जान लेते हैं। हमने जो आपके आर्टिकल हैं 268, 268 ए, 269, 270, उन चारों को डिटेल में जाना, किस में किस प्रकार के टैक्स के बारे में बताया गया है। वो परिभाषा मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत बार पेपर में आ चुकी है। अब सरचार्ज के बारे में जानते हैं। सरचार्ज केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र ही इसको वसूल करता है। इसके संबंध का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 271 में किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद आर्टिकल 269 और 270 में निर्देशित करों में से किसी पर या किन्हीं पर केंद्र सरकार के प्रयोजन के लिए अधिभार लगा सकेगी और ऐसे अधिभारों की संपूर्ण प्राप्तियां भारत की संचित निधि का हिस्सा बनेंगी, यानी भारत सरकार का हिस्सा होगी। किन आर्टिकल्स के टैक्सों पे? 269 के तहत जो टैक्स लगते हैं, कौन से वाले टैक्स होते हैं 269 पर? 269 में वे टैक्स होते हैं जो केंद्र लगाता है, केंद्र ही उनको जमा करता है लेकिन राज्यों में बांट देता है। तो केंद्र उनके ऊपर सरचार्ज लगा सकता है और सरचार्ज का पैसा केंद्र को जाएगा। और 270 में क्या था? केंद्र वो पैसा जो केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा, फिर केंद्र और राज्यों में बटेगा, उन पर भी सरचार्ज लगा सकता है 271 के तहत। तो सरचार्ज और सेस की अवधारणा किसमें है? 271 में है। संसद द्वारा सरचार्ज यानी अधिभार 268 और 268 क में जो कर हैं उनमें नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, जो राज्य के टैक्स हैं, ठीक है, उन पर सेस या सरचार्ज नहीं लग सकता। तो आपको क्वेश्चन आएगा अधिभार क्या है, सरचार्ज क्या है? तो केंद्र के द्वारा जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है उसे सरचार्ज कहा जाता है। 271 में इसकी व्यवस्था करी गई है। किन टैक्सों पे लगता है, किन पर नहीं लगता, उसे हमने जाना।
और सरचार्ज का पैसा, सेस का पैसा, सेस को उपकर कहते हैं, इसका पैसा किसके पास जाता है? भारत की संचित निधि में जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सेस और सरचार्ज दोनों एक्स्ट्रा टैक्स हैं, दोनों का पैसा केंद्र को जाता है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो सेस है ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए कोई टारगेट है, कोई योजना है, उसके लिए सेस लगाया जाएगा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। सरचार्ज के लिए कोई विशेष उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सरचार्ज आप नॉर्मली लगा सकते हैं। सेस आपको बताना होता है कि जो हमने सेस लगाया है, जैसे पेट्रोल के ऊपर सेस लगा दिया, हमने क्यों लगाया है, उद्देश्य की जरूरत है, सरचार्ज के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। सरचार्ज की प्राप्तियां सामान्य राजस्व की तरह सीधा भारत की संचित निधि में चली जाएंगी, जबकि उपकर यानी सेस की राशि एक निश्चित मद से जुड़ी होती है, यानी यह सीधा उस उद्देश्य के लिए जाएगा जिसके लिए सेस लगाया गया है। और जो सरचार्ज होता है वो नॉर्मल टैक्स होता है, खाली एक्स्ट्रा टैक्स होता है, नॉर्मल टैक्स की तरह सीधा संचित निधि में चला जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है सेस और सरचार्ज में, ठीक है। तो किसमें इनके बारे में बताया है, अब आपको हमेशा याद रहेगा 271। कौन लगाता है इनको? केंद्र लगाता है। इसका पैसा बांटा नहीं जाता, वो केंद्र के पास जाता है, ठीक है। सेस विशेष उद्देश्य के लिए होता है, सरचार्ज नॉर्मली एक्स्ट्रा टैक्स होता है, ठीक है। तो ये हमने जो विभिन्न आपके टैक्स थे उनके बारे में देखा, सरचार्ज और सेस के बारे में जाना। अनुदान की बात करें, अनुदानों को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है। ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बने हैं अनुदान को लेकर, फिर भी 2 आर्टिकल्स आपको याद कर लेना है, 275 और 282। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, यह आर्टिकल 275 में बताया गया है कि केंद्र सरकार यानी संसद निर्धारित करेगी किस राज्य को कितने अनुदान की आवश्यकता है, कितना पैसा उसको दिया जाना चाहिए अतिरिक्त अनुदान के तौर पर, और वो अनुदान फिर केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा। और 282 संघ या राज्य के द्वारा अपने राजस्व में से किया जाने वाले व्यय के बारे में बताता है, ठीक है। तो 2 आर्टिकल्स आपको अनुदानों से संबंधित याद करने हैं, बाकी ज्यादा क्वेश्चन इस वाले पॉइंट से नहीं आते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है आपातकाल के दौरान वित्तीय संबंध। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352, 356 और 360। तीनों के जब लागू होते हैं तो क्या स्थिति बनती है वित्तीय संबंध की, उसको देखिए। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के समय तब क्या होता है, जब 352 लगता है, इसकी घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को आर्टिकल 354 में वर्णित यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंध जो उपबंध हैं 268 से 279 में, उनमें संशोधन कर सके। तो केंद्र और राज्यों के बीच में पैसों के बंटवारे को लेकर जो आर्टिकल्स हैं उनमें संशोधन कर सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत जब आपातकाल लगता है, और संशोधन की शक्ति उसे 354 के तहत मिलती है। ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहेंगे जिसमें आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त होती है। यानी जिस वित्तीय वर्ष में आपातकाल को खत्म किया जाएगा, जैसे ही वो वित्तीय वर्ष भी खत्म होगा, जो जो संशोधन आपातकाल के दौरान किए गए होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 356। इसके तहत लगे आपातकाल के समय क्या होता है? आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य का बजट पारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। यानी अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य का बजट कौन पास करेगा? संसद पास करेगी, ठीक है। वित्तीय संबंध यहां पर यह है। फिर आता है 360 के तहत लगा वित्तीय आपातकाल। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। यानी कि आप पैसों से जुड़े जो भी मामले हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दें, उसको लेकर, उनके इस्तेमाल को लेकर केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा कर सकता है या यह भी उसे निर्देश दे सकता है कि किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती करे, यह भी सिफारिश कर सकता है केंद्र। और सबसे इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल विधानमंडल में पारित होने वाले धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, देश में वित्तीय आपातकाल लगा है और उस दौरान किसी विधानसभा से कोई धन विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल के पास ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति का आदेश होता है कि कोई भी धन विधेयक हो, राष्ट्रपति के लिए उसे रिजर्व रखा जाएगा। यह होता है जब आपातकाल लगा हो, वित्तीय आपातकाल। तो तीनों आपातकाल के दौरान क्या क्या स्थितियां बनती हैं उनको हमने यहां पर जाना।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। वित्तीय संबंधों के बारे में जाना, कुछ नए आर्टिकल्स को मैंने आपको सिंपल और सरल भाषा में यहां पर समझाने का प्रयास किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 280 था वित्त आयोग से संबंधित। एक क्वेश्चन आया था पेपर में, वित्त आयोग की सिफारिशें किस आर्टिकल में है? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, लेकिन वो सिफारिशें 281 में है। वित्त आयोग का गठन 80 में है, सिफारिशें 81 में है। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने वित्त आयोग के बारे में डिटेल में जाना, फिर हमने कराधान शक्तियों के बारे में जाना, जीएसटी का एक बेसिक आइडिया हमने लिया। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे 246, 248, 268, 269, 270, उनके बारे में जाना। 287, 286, 288, इन सभी आर्टिकल्स को देखा और फिर हमने उन आर्टिकल्स को देखा कि कौन से टैक्स हैं, किस आर्टिकल में जिनके बारे में बताया गया है कि इनको केंद्र लगाएगा, राज्य वसूलेंगे, राज्य इस्तेमाल करेंगे, वो सारी जानकारियां हमने जानी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।